कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर्स डीप डाइव में सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। राइट आज 22 अप्रैल 2026 है और हम दी एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, जिसमें मैक्रो इकोनॉमी से लेकर जियोपॉलिटिक्स और साइंस टेक से लेकर पॉलिसी तक सब कुछ कवर होगा, जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मेरी एक सख्त सलाह है सब लोगों को। वो अनरीड पीडीएफ के पहाड़ वाली बात है ना? एग्जैक्टली। देखिए एस्पिरेंट्स, सीधे पीडीएफ पढ़ने मत बैठ जाइए। पहले इस सेशन को पूरा सुनिए, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए और फिर पीडीएफ पढ़िए। सही कहा, बिना कॉन्सेप्ट समझे सिर्फ फैक्ट्स रटने से कुछ याद नहीं रहेगा। जब बेस क्लियर होगा तो पीडीएफ एक कहानी की तरह समझ आएगी। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो सबसे पहले द ग्लोबल ग्रोथ मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। डेटा काफी इंटरेस्टिंग है इस बार। हाँ, मैंने देखा कि एसबीआई ने FY 26-27 के लिए 6.8% से 7.1% की ग्रोथ प्रोजेक्ट की है। राइट, जबकि उनका जो बेसलाइन था वो 7.6% था। और UN एस्कैप ने भी कैलेंडर ईयर 26 के लिए 6.4 और 27 के लिए 6.6% दिया है। बिल्कुल, और अगर हम RBI और ADB को देखें तो दोनों ही 6.9% पर हैं। मतलब सब एक ही ब्रैकेट के आसपास है ना? हाँ, वर्ल्ड बैंक 6.6 पर है, IMF 6.5 पर है और मूडीज ने भी अपना FY 27 का एस्टीमेट रिवाइज किया है, जो पहले बेसलाइन 6% था। तो ये सब जो 6 से 7% के बीच घूम रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी स्टेबल है। लेकिन एक बड़ा पॉलिसी अलर्ट भी है यहाँ। US वाला रेमिटेंस टैक्स। हाँ, अमेरिका ने सभी रेमिटेंसेस पर 1% टैक्स लगा दिया है, जो जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो गया है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता है, तो असर तो सीधा पड़ेगा। वही तो मेरा सवाल यही है कि अगर अमेरिका रेमिटेंस पर 1% टैक्स लगाता है, तो क्या ये एक पाइपलाइन लीकेज की तरह नहीं है, जिससे भारत का इनवर्ट फ्लो सीधे तौर पर कम हो जाएगा? देखिए, इसे पाइपलाइन लीकेज ही समझना चाहिए। सुनने में 1% छोटा लगता है, पर जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो होते हैं तो ये एक मैसिव कट बन जाता है। मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सीधा हिट होगा। बिल्कुल, और इसका मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने में जो सपोर्ट मिलता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये तो काफी बड़ी बात है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बैंकिंग और टेक की बात करते हैं, जहां AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और चेक ने मिलकर एक कमाल का कार्ड लॉन्च किया है। वो NFC बैटरीलेस टेक मॉडल वाला LED क्रेडिट कार्ड। हाँ, ये भारत का पहला को ब्रांडेड LED क्रेडिट कार्ड है। और सबसे खास बात, इसमें कोई इंटरनल बैटरी नहीं है। वेट, बिना बैटरी के तो ये कार्ड जलता कैसे? यही तो इनोवेशन है। ये सीधे POS मशीन की NFC वेव से पावर खींचता है। ये तो ऐसा है जैसे कार्ड हवा से एनर्जी खींच रहा हो। एग्जैक्टली, और ये डुअल नेटवर्क पर काम करता है, ग्लोबल के लिए वीजा और डोमेस्टिक के लिए रुपे या UPI पर। क्या बात है। और अगर हम बैंकिंग के साइज की बात करें तो SBI का टारगेट 2030 भी कम सरप्राइजिंग नहीं है। राइट, अपनी बैलेंस शीट का आकार भारत की GDP के 25% के बराबर करना, ये एक मैमथ ओल है। एक सिंगल बैंक देश की 1/4 GDP के बराबर। लेकिन इस बढ़ती रफ्तार के बीच RBI ने एक एजम डेरिवेटिव कर्व भी लगाया है। हाँ, बैंकों की ओपन पोजीशन पर $100 मिलियन का कैप लगा दिया गया है। तो ये $100 मिलियन का कैप क्या शेयर बाजार की तेज रफ्तार में एक स्पीड ब्रेकर की तरह है? बिल्कुल, वॉलेटिलिटी रोकने के लिए ये स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है। ओपन पोजीशंस रिस्की होती हैं और RBI नहीं चाहता कि ग्लोबल झटकों का असर सीधा हमारे बैंकिंग सिस्टम पर पड़े। मेक सेंस। और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या SGS का भी एक अपडेट है ना? हाँ, पंजाब का 12 वर्षीय पेपर कट ऑफ यील्ड 7.84% पर पीक हुआ है। मतलब स्टेट्स के लिए बोरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब थोड़ा ट्रेड और रेगुलेशन को डिकोड करते हैं। DGFT ने अपना इंपोर्ट ऑथराइजेशन मैट्रिक्स अपडेट किया है, जो अब 31 मार्च 2029 तक वैलिड है, राइट? सही कहा। इसमें टोटल 17 अधिकृत बैंक हैं। 15 भारतीय बैंकों को तो सोना और चांदी दोनों के इंपोर्ट की परमिशन है। लेकिन मैंने पढ़ा कि केवल सोना यानी गोल्ड ओनली इंपोर्ट के लिए सिर्फ 2 ही बैंक अधिकृत हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रूस का स्वर बैंक। हाँ, स्वर बैंक को लेकर ये रिस्ट्रिक्शन काफी स्पेसिफिक है। वही मेरा सवाल था, क्या रूस के स्वर बैंक को केवल सोने तक सीमित रखना किसी तरह की रणनीतिक सीमा है?
मतलब सैंक्शंस की वजह से? बिल्कुल, ये जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस को नेविगेट करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, ताकि ट्रेड भी हो जाए और रिस्क भी कम रहे। समझ गया। और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की भी समीक्षा हो रही है? हाँ, केंद्र सरकार बैंकों में 26% वोटिंग राइट्स कैप को रिव्यू कर सकती है। तो अगर ये 26% का कैप हटता है तो इससे विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे कैसे खुलेंगे? देखिए, अभी फॉरेन कैपिटल इसलिए रुकता है क्योंकि उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलती। कैप हटने से उन्हें ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, जिससे मैसिव विदेशी पूंजी आकर्षित होगी। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है। हाँ, 9 करोड़ से अधिक ग्रॉस एनरोलमेंट्स। और अब पीएफआरडीए द्वारा संचालित इस योजना में सिर्फ FY 25-26 में ही 1.35 करोड़ लोग जुड़े हैं। एक साल में 1.35 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते यानी डीए और रिलीफ में +2% की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है। राइट। पर योजनाओं में सबसे दिलचस्प है पीएम विकास, जो अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास के लिए है। हाँ, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और IIT पटना के बीच एक ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IIT पटना जैसी टॉप टेक इंस्टीट्यूट का आना काफी बड़ी बात है। तो IIT पटना और PM विकास का एक साथ आना क्या ये दिखाता है कि अब स्किलिंग का मतलब सिर्फ बेसिक काम नहीं बल्कि हाईटेक शिक्षा है? एग्जैक्टली। अब फोकस AI, डेटा एनालिटिक्स और इंडस्ट्री 4.0 पर है। माइनॉरिटी यूथ को सीधे फ्यूचर प्रूफ वर्कफोर्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये काफी प्रोग्रेसिव स्टेप है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इसी हाईटेक शिक्षा से जुड़ी है AICTE की वाणी स्कीम, जिसका ये तीसरा संस्करण है। इसका जो रिसोर्स एलोकेशन मॉडल है वो 5 स्टेप्स में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। हाँ, स्टेप 1 में AICTE सालाना 4 करोड़ रुपए आवंटित करता है। ओके। फिर स्टेप 2 में ये फंड 16 तकनीकी क्षेत्रों में बांटा जाता है। राइट? सही। और स्टेप 3 में एक कैप लगा दी गई है, प्रति संस्थान 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की सीमा। और स्टेप्स 4 में इससे 200 सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं को फंड मिलता है। बिल्कुल। और स्टेप 5 जो इसका मुख्य प्रभाव है वो है उच्च शिक्षा में भाषा की खाई को पाटना। मतलब 22 क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट डिलीवर किया जाता है। ये तो एकदम एक सिंचाई प्रणाली या इरिगेशन सिस्टम जैसा है। वो कैसे? देखिए, स्रोत है 4 करोड़ रुपए जो कई चैनल से होकर 200 संस्थानों तक पहुंचता है। लेकिन क्या 22 भाषाओं में तकनीकी शिक्षा वास्तव में गेम चेंजर है? 100% गेम चेंजर है। जब स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में कॉम्प्लेक्स टेक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इनोवेशन का रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। एस्पिरेंट्स को ये स्टेप्स याद रखने चाहिए। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं साइबर और सुरक्षा पर, जो आज के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू तकनीकी लचीलेपन का कोर है। सबसे पहले है प्रज्ञा, जो एक सैटेलाइट AI है। राइट। इसे बॉर्डर मैनेजमेंट और आतंकवाद रोधी अभियान के लिए रियल टाइम सैटेलाइट इमेजिंग के लिए बनाया गया है। और इसका फ्लो DRDO और केयर से सीधे गृह मंत्रालय को जाता है ना? हाँ। और दूसरा है अभय, जो एक चैटबॉट AI है। इसे CJI सूर्यकांत ने लॉन्च किया है। ये तो वही है ना जो डिजिटल अरेस्ट घोटालों से निपटने के लिए है? बिल्कुल। ये CBI से पब्लिक यूज के लिए एक वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंकड़ा दिया है? क्या? साइबर अपराधियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 54,000 करोड़। ये तो एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था या पैरेलल इलिसिट इकोनॉमी बन रही है। सीरियसली। ऐसे में तो अभय चैटबॉट आम नागरिकों के लिए एक डिजिटल अंगरक्षक की तरह काम करेगा। एकदम सही एनालॉजी है। और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए गेमिफाइड डिफेंस भी लाया गया है। ये C-DOT और जम्प्स ऑटोमेशन का फ्लो है, राइट? हाँ, ये सख्त समय सीमा के तहत फिशिंग और मैलवेयर सिमुलेशन वाला एक इमर्सिव साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है। मतलब खेल खेल में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। बुनियादी ढांचा और उद्योग में भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जैसे यूपी और आंध्र प्रदेश में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। हाँ, भीड़भाड़ वाले रूट्स को डिकंजेस्ट करने के लिए 24,815 करोड़ रुपए की कैबिनेट मंजूरी मिली है। और टेलीकॉम सेक्टर में DOT के नेतृत्व वाली समृद्ध ग्राम पहल को तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है। वो WSIS प्राइज 2026 के लिए नामांकित हुआ है ना, एनेबलिंग एनवायरनमेंट के तहत। बिल्कुल।
और टेक्सटाइल्स में प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित विश्व सूत्र पहल शुरू हुई है। 5F यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन और फैशन से फॉरेन। ये तो एक परफेक्टली स्टिच्ड सप्लाई चेन लग रही है। काफी क्रिएटिव नाम दिया आपने। और इंडस्ट्री में एक और बड़ा माइलस्टोन है ओडिशा में। हाँ, भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट। राइट। इसका उत्पादन अगस्त 2028 में शुरू होगा और 2030 तक ही फुल स्केल पर आ जाएगी। तो अब क्या ओडिशा की ये 3D चिप यूनिट भारत की सेमीकंडक्टर रेस में सबसे मजबूत एंट्री है? डेफिनेटली। चिप, पैकेजिंग, फ्यूचर है और 3D ग्लास तकनीक हमें सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन के टॉप टियर में खड़ा कर देगी। ग्रेट। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ राज्य नीतियां और स्वास्थ्य लेजर देख लेते हैं। पंजाब एंटी सैक्रिलेज लॉ 2026 को मंजूरी मिल गई है। हाँ, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया द्वारा स्वीकृत। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। और ये एक गैर जमानती अपराध है जिसकी जांच डीएसपी स्तरीय अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य है। एस्पिरेंस ये फैक्चुअल डिटेल्स आप जरूर ध्यान में रखें। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्य में भी एक बड़ा अपडेट है। राइट। दिसंबर 2026 तक भारत के हर जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का अनिवार्य निर्देश दिया गया है। ये तो बेसिक हेल्थ केयर के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन ये इको अलर्ट पैनल में इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स का क्या मुद्दा है? पेट्रोलियम मंत्रालय यानी MOPNG ने डेयरी सेक्टर में प्लास्टिक कप की भारी कमी को दूर करने के लिए 0.23 TMT LDPE आवंटित किया है। LDPE मतलब लो डेंसिटी पॉलिथीन। तो क्या ये डेयरी संकट के लिए एक इमरजेंसी बैंडेज जैसा है? बिल्कुल। सप्लाई चेन डिसरप्शन को रोकने के लिए तुरंत किया गया इंटरवेंशन है। लेकिन दूसरा इको अलर्ट थोड़ा डराने वाला है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के लैंडफिल वाला ना? हाँ, उन्हें 2025 के लिए दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स में आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। ये तो बहुत गहरी चिंता का विषय है। मतलब हमारे कचरे के पहाड़ अब दुनिया के सबसे बड़े मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स बन रहे हैं। ये पर्यावरणीय खतरा तो बहुत बड़ा है। सीरियसली, अर्बनाइजेशन का ये एक बहुत डार्क साइड है जिस पर तुरंत पॉलिसी एक्शन चाहिए। अग्रीड। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब संरक्षण और विरासत की बात करें तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ पार्क सिंधु घाटी लेह लद्दाख में बन रहा है। हाँ, ASI ने 400 से अधिक प्रागैतिहासिक रॉक नक्काशी स्थलों की सुरक्षा के लिए MOU किया है, राइट? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें संस्कृत, अरबी और चीनी शिलालेख भी मौजूद हैं। क्या बात है। और वेटलैंड्स में भी एक नया एडिशन है, 99वीं रामसर साइट। राइट। शेखा झील पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी की 12वीं साइट है और इसे मंत्री भूपेंद्र यादव ने नामित किया है। बिल्कुल। लेकिन वाइल्ड लाइफ टेक में टी-सेज प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाँ, टाइगर सर्विलेंस और गेज एस्टिमेशन, इसे डॉक्टर जगन्नाथ बिस्वाकर्मा लीड कर रहे हैं। ये पूरी तरह से एक AI आधारित पर्यावरण निगरानी सिस्टम है। तो क्या टी-सेज प्रोजेक्ट बेसिकली जंगलों के लिए एक AI फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जो सिर्फ बाघों पर नजर रखता है? ये फेशियल रिकॉग्निशन से एक कदम आगे है। गेज एस्टिमेशन का मतलब है कि AI ये ट्रैक करता है कि बाघ किस तरफ देख रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। उफ, मतलब मशीन अब बाघों का विजन भी एनालाइज कर रही है। फैसिनेटिंग। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी का सिंथेसिस। और यहाँ सबसे बड़ा थ्रेट नोड है पश्चिम एशिया संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना ग्लोबल ट्रेड के लिए एक दुस्वप्न है। इसलिए भारतीय निर्यात रक्षा के लिए व्यापार प्रवाह को बनाए रखने के लिए रिलीफ योजना का विस्तार ओमान और जॉर्डन तक किया गया है। और ग्लोबल SME डिफेंस के तहत JP मॉर्गन ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ, संघर्ष के करीब वाली अर्थव्यवस्थाओं में SME के लिए तत्काल तरलता या लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए ग्लोबल रेजिलियंस फंड लॉन्च किया गया है। लेकिन भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए जो किया है वो बहुत मैसिव है। 12,980 करोड़ रुपए का भारत समुद्री बीमा पूल। तो ये पूल भारत के झंडे वाले जहाजों के लिए युद्ध जोखिमों को कवर करने वाली सॉवरेन गारंटी है ना? बिल्कुल, ताकि अगर कोई भारतीय जहाज वॉर जोन से गुजरे तो उसे इंश्योरेंस की कोई दिक्कत ना हो। ये तो उन जहाजों के लिए एकदम एक अभेद्य कवच या आर्मर शील्ड की तरह है। लेकिन हमें इन सब ग्लोबल टेंशन का मैक्रो मॉनेटरी असर क्या हो रहा है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB ने तय किया है कि वो ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखेगा। अच्छा, और इसका कारण क्या दिया गया है?
एनर्जी ड्रिवन स्टैगफ्लेशन से निपटना। तो क्या ये एनर्जी ड्रिवन स्टैगफ्लेशन वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन है? 100%। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है और ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ईसीबी चाहकर भी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं कर सकता। द रीलोज ब्लूप्रिंट, इंडिया और रशिया के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इसकी टाइमलाइन काफी स्पेसिफिक है। साइन हुआ फेब 18, 2025 को, रैटिफाई हुआ दिसंबर 2, 2025 को, और फाइनली 12 जन 2026 से ये इन फोर्स आ चुका है। ये टाइमलाइंस एक्चुअली एक ट्रीटी की लाइफ साइकिल दिखाती हैं। साइनिंग तो एक इंटेंट है, बट रैटिफिकेशन का मतलब है कि दोनों देशों की डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स ने लीगल क्लियरेंस दे दिया है ना, में एक्सेस ग्रांट कर रहा है। और बदले में रशिया इंडिया को आर्कटिक रीजन में एक्सेस दे रहा है। राइट। लेकिन नंबर्स स्ट्रिक्टली डिफाइन है अगले 5 सालों के लिए। 3000 ट्रूप्स, 5 वॉरशिप्स और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। राइट। वेट, ये 3000 ट्रूप्स और 5 वॉरशिप्स की लिमिट पढ़कर किसी के भी दिमाग में एक डाउट आएगा। अगर हम फॉरेन ट्रूप्स को ग्राउंड एक्सेस दे रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया और रशिया एक दूसरे के देश में परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप कर रहे हैं? नहीं। ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और कॉमनली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। रेलॉस का मतलब परमानेंट मिलिट्री बेस बिल्कुल नहीं है। ओह, ओके। तो सॉवरेनिटी के पर्सपेक्टिव से ये अलार्मिंग नहीं है? नहीं, ये स्ट्रिक्टली एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है। इसका बेसिक मैकेनिक्स समझते हैं। अगर इंडियन नेवी का एक वॉरशिप आर्कटिक रीजन में पेट्रोल कर रहा है और उसे रिफ्यूल करना है या माइनर रिपेयर्स चाहिए, तो उसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वापस इंडियन पोर्ट आने की जरूरत नहीं है। सही पकड़ा। वो डायरेक्टली रशियन पोर्ट पर डॉक करके सप्लाईज रिप्लेनिश कर सकता है। टर्न अराउंड टाइम बचता है और ऑपरेशनल रेंज कई गुना बढ़ जाती है। समझ गया। मिलिट्री आर्किटेक्चर एग्जिस्टिंग रहेगा, हम सिर्फ उनका पिट स्टॉप नेटवर्क यूज कर रहे हैं। ब्रिलियंट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आते हैं बायलैटरल इकोनॉमी पर। यहाँ 3 अलग-अलग लेवल की स्ट्रेटेजिक ट्रेड ट्रीटीज हैं। पहली है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच। करंट ट्रेड $27 बिलियन का है, जिसे 2030 तक 50 बिलियन टारगेट करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, एक्शनेबल स्टेप्स लिए गए हैं। हाँ, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे म्योंग के साथ जो पैक्ट फाइनल हुआ है, उसमें इंडिया में एक डेडिकेटेड कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, अगले 1 साल में सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपग्रेड किया जाएगा। एक ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। ट्रेड डबल करना हेडलाइन में अच्छा लगता है, बट सीपा अपग्रेड का ऑन ग्राउंड लॉजिक क्या है? मार्केट पे इसका क्या असर होगा? देखिए, सीपा एसेंशियली एक डीप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जब इसको अपग्रेड किया जाता है तो दोनों देशों के बीच टैरिफ्स यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। ओह, तो इसका डायरेक्ट असर ये होगा कि साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स इंडिया में सस्ते और इजीली अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, और बदले में इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और आईटी सर्विसेज को कोरियन मार्केट में मैसिव एक्सेस मिलेगा। फेयर इनफ। दूसरी ट्रीटी और भी फैसिनेटिंग लग रही है क्योंकि ये फ्यूचर टेक पर बेस्ड है। इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2.0 साइन हुई है। हाँ, जिसका मेन फोकस एक डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। और इसी लाइन में एक और कॉर्पोरेट स्केल डेवलपमेंट है। इंडिया की L&T और जापान की आइटोचू के बीच एक लॉन्ग टर्म पैक्ट हुआ है, जहां एनुअली 300,000 टन्स ग्रीन अमोनिया सप्लाई किया जाएगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ एस्पिरेंट्स को इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में अंतर समझना जरूरी है। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया दोनों कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी के पिलर्स हैं। राइट। कार्बन से शिफ्ट होकर अब सब कुछ ग्रीन एनर्जी पर आने वाला है। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन को गैस फॉर्म में स्टोर करना और समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट करना बहुत एक्सपेंसिव और वॉलेटाइल होता है। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? क्योंकि अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में शिप करना लॉजिस्टिक्स के हिसाब से काफी आसान और सेफ होता है। सही कहा। ये दोनों पैक्ट्स एसेंशियली इंडिया को ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन का एक इंडिस्पेंसिबल हब बना रहे हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। व्यापारिक संधियों को समझने के बाद देश की सैन्य रणनीति और कूटनीति को देखना जरूरी है। मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी। हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड हुआ है। इंडियन आर्मी ने T-72 और T-90 टैंक्स के लिए नए ट्रॉल सिस्टम्स प्रोक्योर किए हैं। हाँ, ये माइन क्लियरिंग कैपेबिलिटीज के लिए बहुत क्रूशल है। कॉम्बैट जोन्स में छिपी हुई बारूदी सुरंगें यानी लैंड माइंस
सबसे बड़ा स्लो डाउन कॉज करती हैं। आर्मर्ड कॉलम्स आगे नहीं बढ़ पाते। अगर इसको विजुअलाइज करना हो तो ये किसी मैसिव स्नो प्लाउ की तरह है, जैसे हेवी स्नो प्लाउ बर्फ को साइड में फेंक कर एक क्लीन रास्ता बनाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वैसे ही ये हेवी मेटल रोलर्स टैंक के आगे अटैच होते हैं और ग्राउंड में मौजूद माइंस को सेफली डिटोनेट कर देते हैं। पूरा आर्मर्ड डिवीजन उस सेफ कॉरिडोर से निकल सकता है। परफेक्ट। अब नेवल फील्ड में देखें तो आईएनएस निरीक्षक करंटली कोलंबो श्रीलंका में है। वहां INSLN डाइवेक्स 2026 जो कि एक जॉइंट डाइविंग एक्सरसाइज है आयोजित की जा रही है। और इसके साथ ही डिप्लोमेसी में भी मोमेंटम है। 10 साल के लंबे हाइएटस के बाद इंडिया अफ्रीका समिट रिज्यूम हो रहा है। इसका रिन्यूड फोकस ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर है। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को बर्लिन में सेरेमोनियल मिलिट्री ऑनर्स दिए गए हैं जो यूरोपियन डिफेंस टाइज को रीइंफोर्स करता है। पर मुझे इस इंडिया अफ्रीका समिट वाले पॉइंट को थोड़ा प्रेस करना है। 10 साल का गैप बहुत बड़ा होता है। सडनली इसको रिवाइव करने का जियोपॉलिटिक्स में क्या लॉजिक बनता है? लॉजिक है मल्टीपोलैरिटी। पिछले 10 सालों में अफ्रीका में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स और इन्फ्लुएंस बहुत अग्रेसिवली बढ़ा है। लेकिन अब कई अफ्रीकन नेशंस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से बचना चाहते हैं। ओह अच्छा। ऐसे में इंडिया ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशंस का एक रिलायबल लीडर बनकर उभर रहा है। हाँ, हम उन्हें इक्वल पार्टनर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रिसोर्स हब्स की तरह। बर्लिन का ऑनर और अफ्रीका का समिट दोनों प्रूव करते हैं कि इंडिया ईस्ट और वेस्ट दोनों हेमिस्फीयर में बैलेंस बना रहा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जमीन और समंदर की स्ट्रैटेजी के बाद अब हमारी उड़ान सीधे अंतरिक्ष की ओर है। इसरोज हॉराइजन टाइमलाइन, सभी एस्पिरेंट्स को ये स्पेसिफिक टारगेट ईयर्स बिल्कुल शार्पली याद होने चाहिए। बिल्कुल। पहला है 2027 जब G20 सैटेलाइट लॉन्च होगा। ये एक्सक्लूसिवली नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए है। राइट, इसका फोकस है क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन और एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग पर। फिर आता है 2035 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट इंडिजिनस ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन होगा। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब दुनिया पहले से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ऑपरेट कर रही है, तो हमें पूरी तरह से एक अलग स्टेशन बनाने का हेवी लिफ्टिंग क्यों करना है? क्योंकि ISS अपनी आयु पूरी कर रहा है और इस डिकेड के एंड तक रिटायर हो जाएगा। ओह राइट। उसके बाद अगर आपको जीरो ग्रेविटी में मेडिकल या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करनी है तो आपको दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ेगा। अपना स्पेस स्टेशन होने का मतलब है प्योर स्ट्रैटेजिक और साइंटिफिक ऑटोनॉमी। अमेजिंग। और इस ऑटोनॉमी का पिनिकल आएगा 2040 में, द मैन्ड मून मिशन, जब पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट लूनर सरफेस पर कदम रखेगा। ये सीरियसली एक हिस्टोरिक नील आर्मस्ट्रांग मूवमेंट होगा भारत के लिए। नो डाउट। बट इसके मैकेनिक्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं। चांद पर लैंड करना सिर्फ एक बड़ा रॉकेट बनाने की बात नहीं है। ह्यूमन बॉडी को एक्सट्रीम स्पेस रेडिएशन से बचाना सबसे बड़ा हर्डल है। सही कहा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्पेस टाइमलाइन के बाद चलिए देखते हैं कि वर्तमान में हम साइंस और रिसर्च में क्या एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। इसरो सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा, फंडामेंटल साइंस पर भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली। अभी आपने रेडिएशन का जिक्र किया और स्लाइड डेक पर अगला पॉइंट यही है। इसरो और TFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने एक स्पेस रेडिएशन पैक्ट साइन किया है। इसका पर्पस ह्यूमन बॉडी पर एटॉमिक रेडिएशन के इम्पैक्ट को स्टडी करना है, राइट? हाँ, ताकि अपकमिंग गगनयान क्रूड मिशन और 2040 के मून मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए परफेक्ट शील्डिंग बनाई जा सके। स्पेस की बात चली रही है तो एक और अपडेट यहाँ है। नासा ने ऑफिशियली अपना इंटरनेट ऑफ एनिमल्स पोर्टल अपडेट किया है। ये पोर्टल स्पेस सेंसर्स के थ्रू बायोडाइवर्सिटी ट्रैकिंग करता है। वेट, रियली? अंतरिक्ष से जानवरों की ट्रैकिंग? ऐसी टेक्नोलॉजी जहां सैटेलाइट्स सीधे जमीन पर एनिमल्स पर लगे माइक्रो टैग से उनकी माइग्रेटरी पैटर्न्स ट्रैक कर रही हैं। माइंड ब्लोइंग। ये बेसिकली इकोलॉजी के लिए ग्लोबल GPS नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर देगा। वाओ। और रिसर्च में ही सिर्फ ऊपर नहीं, हम डीपेस्ट ओशन में भी जा रहे हैं। डीप ओशन मिशन के तहत NIOT लीड कर रहा है समुद्रयान प्रोजेक्ट। इनकी सबमर्सिबल का नाम है मत्स्य 6000। और इसमें भी इसरो का बड़ा रोल है। इसरो ने एक 2.2 मीटर डायमीटर और 100 mm थिक टाइटेनियम स्फीयर डेवलप किया है। आई सी। ये एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल करने के लिए होगा। इसको टेक्निकल टर्म में प्रेशर हुल कहते हैं। इमेजिन कीजिए 6000 मीटर्स अंडर वाटर।
वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 600 एटमॉस्फेयर्स के बराबर होता है। बाप रे, हर स्क्वायर इंच पर हजारों किलोज का वजन। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में अगर एक माइक्रो क्रैक भी आया तो इम्प्लोजन मिली सेकेंड्स में होगा। ये 100 mm थिक टाइटेनियम स्फीयर इस एक्सट्रीम प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए प्रिसिजन इंजीनियर्ड है। इनक्रेडिबल। और एक आखिरी अपडेट पैलियोंटोलॉजी फील्ड से है। करंट बायोलॉजी जर्नल के मुताबिक प्रेजेंट डे पोलैंड में दुनिया का सबसे पुराना नोन निएंडरथाल डीएनए डिस्कवर हुआ है। हाँ, जो लगभग 1 लाख साल पुराना है। ये डीएनए ह्यूमन एवोल्यूशन के मिसिंग लिंक्स जोड़ सकता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। वेट, मेरी टर्न थी ट्रांजिशन की। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। साइंस और रिसर्च की इन अद्भुत खोजों के बाद अब ग्लोबल लेवल पर हो रहे बड़े लीडरशिप और पॉलिसी बदलावों की बात करते हैं। ग्लोबल ट्रांजिशंस। सबसे बड़ी कॉर्पोरेट खबर एप्पल इंक से है। जॉन टर्नस ऑफिशियली एप्पल के आने वाले नए सीईओ नेम किए गए हैं। वो सितंबर 2026 में टिम कुक को सक्सीड करेंगे। एप्पल जैसे मैसिव $1 ट्रिलियन कंपनी में टॉप लीडरशिप चेंज कोई छोटी बात नहीं है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेंज पर पड़ता है। वही ग्लोबल फोरम्स की बात करें तो आर्थर लॉ को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2026 का प्रेस्टिजियस यंग ग्लोबल लीडर ऑनर मिला है। अब एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन की बात करते हैं। यूके में स्मोक फ्री जनरेशन लॉ ऑफिशियली पास हो गया है। ये एक ऐसा बिल है जिसने उन सभी लोगों के लिए टबैको और वेप्स की लीगल सेल परमानेंटली बैन कर दी है जो Jan 1, 2009 को या उसके बाद पैदा हुए हैं। ये कानून भविष्य की पीढ़ियों के लिए कितनी बड़ी मिसाल है। Jan 1, 2009 के बाद जन्मे लोगों के लिए लाइफ टाइम बैन। लेकिन हिस्ट्री में हमने देखा है कि ब्लैंकेट बैन से ब्लैक मार्केट्स बन जाते हैं। तो क्या ये पॉलिसी बैकफायर नहीं करेगी? एक शानदार क्रिटिक है ये, लेकिन इस लेजिस्लेशन का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। ये अचानक से सबके लिए सिगरेट्स बैन नहीं कर रहा, बल्कि एक कट ऑफ डेट सेट कर रहा है। मतलब जो एग्जिस्टिंग एडिक्ट्स हैं उन पर क्रिमिनल केस नहीं हो रहा। सही कहा। ये सप्लाई साइड और रिटेल चेन को लीगली ब्लॉक कर रहा है फ्यूचर जनरेशन के लिए। एक बार स्मोकिंग कंप्लीटली कल्चरली अनकूल और इल्लीगल हो गई एक डेमोग्राफिक के लिए, तो ब्लैक मार्केट का कंज्यूमर बेस ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। एक स्लो बर्न फेज आउट स्ट्रेटजी, गॉट इट। और एक क्विक ऑबिचुरी नोट पे यहाँ जरूरी है, नदिनला भास्कर राव जी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और टीडीपी पार्टी के को फाउंडर भी थे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबल ट्रांजिशंस के बाद अब उन शख्सियतों को सम्मान देने का वक्त है जिन्होंने विज्ञान और पर्यावरण में असाधारण काम किया है। 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2024-25। ये अवार्ड जीता है डॉक्टर CH श्रीनिवासा राव ने, जो IRI न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं। 2 लाख रुपए का प्राइज मनी उन्हें हैदराबाद में दिया गया। ये साल और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, की 100th बर्थ एनिवर्सरी मार्क करता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। और यहाँ एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव हुआ है। इस साल का ये अवार्ड एक्सक्लूसिवली एक ऑल वुमेन कोहॉर्ट को मिला है। वेट, सभी 6 विनर्स महिलाएं हैं? हाँ, इसमें 6 ग्रास रूट्स एनवायरमेंटल डिफेंडर्स शामिल हैं। एक एक्सक्लूसिव ऑल वुमेन कोहॉर्ट सेलेक्ट होना काफी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि एक्चुअल ऑन द ग्राउंड इकोलॉजिकल डिफेंस में, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन रोकना हो या सेविंग वाटर टेबल्स, ड्राइविंग फोर्स प्रेडोमिनेंटली वुमेन ही हैं। बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशन है। और इको कैटेगरी में ही ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड फॉर्मर MP संतोष कुमार ने जीता है। ये ऑनर उन्हें इंटरनेशनली यूनाइटेड किंगडम में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में दिया गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। साइंस के बाद चलिए दुनिया के सबसे बड़े खेल और कल्चरल सम्मानों की ओर रुख करते हैं। मद्रिद में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है कार्लोस अल्कराज को। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर हैं एरिना सबलेंका। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का टाइटल F1 रेसर लैंडो नॉरिस ले गए हैं। उसके बाद चेस के खेल से एक बड़ी माइलस्टोन है। वेस्ट बंगाल के अरुण्या घोष ने ऑफिशियली अपना फाइनल नॉर्म अचीव कर लिया है और वो इंडिया के 95th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक नॉर्म अचीव करने के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लगातार हाई लेवल पर परफॉर्म करना होता है। हाँ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका स्टेट याद रखना जरूरी है। ट्रिक बहुत सिंपल है। घोष जनरली एक बंगाली सरनेम होता है, तो ऑटोमेटिकली वेस्ट बंगाल क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में। स्मार्ट ट्रिक। और कल्चर फील्ड में 61st फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विनर हैं गोवा की साध्वी सतीश सेल।
ये इवेंट ओडिशा के KIT में आयोजित हुआ। और फर्स्ट रनर अप राजनंदिनी पवार रहीं। साध्वी सतीश सैल अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी 74th मिस वर्ल्ड 2027 में, जो तंजानिया में होने वाला है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अचीवमेंट्स के बाद अब उन महत्वपूर्ण तारीखों को नोट करते हैं जो हर एग्जाम का हिस्सा होती हैं। अप्रैल 19 है वर्ल्ड लिवर डे। इसकी थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। अप्रैल 20 को आता है UN चाइनीज लैंग्वेज डे। इसकी सिग्निफिकेंस गायु से मिलती है, जिसका मतलब होता है रेन ऑफ मिलेट्स। लेकिन दोस्तों, अप्रैल 21 एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विसेज डे। इसकी थीम आपको बिल्कुल रट लेनी चाहिए। मेरा मतलब है याद कर लेनी चाहिए। विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। विज्ञान भवन में वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन इसके चीफ गेस्ट थे। और इसी दिन इवेंट 2 भी होता है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जिसकी थीम है इंस्पायर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स की फोकस लास्ट माइल गवर्नेंस पर होनी चाहिए। जब तक आखिरी इंसान तक बेनिफिट ना पहुंचे, गवर्नेंस अधूरी है। और इस लिस्ट में आज की करंट डेट अप्रैल 22 आती है, जिसे अर्थ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आज हमने जितना भी पढ़ा है, चलिए उसका एक क्विक टर्मिनल असेसमेंट कर लेते हैं। Question 1. Under the India-Russia RLOS agreement, how many troops and warships can be stationed simultaneously? Options हैं A. 1000 troops, 3 warships, B. 3000 troops, 5 warships, या C. 5000 troops, 10 warships. हमने इसके लॉजिस्टिक्स डेप्थ में डिस्कस किए थे। करेक्ट ऑप्शन है B. 3000 troops, 5 warships. Question 2. Which two banks are authorized by DGFT to import only gold until March 2029? Options A. SBI and HDFC, B. Union Bank and Sberbank, या C. PNB and ICICI. अगर आपको लग रहा है कि आज डिस्कस नहीं हुआ, तो यूर राइट। ये पिछले करंट अफेयर्स का एक क्विक रिकैप है, ताकि आपकी रिटेंशन बनी रहे। करेक्ट आंसर इज B. Union Bank and Sberbank. Great. Question 3. What is the maximum financial assistance per institute under the 3rd edition of the AICTE Vani scheme? Options A. 2 lakh, B. 4 crore, या C. 5 lakh. ये भी एक क्रूशल पास रिटेंशन पॉइंट है। इसका आंसर है A. 2 लाख रुपए। और आखिरी Question 4. The ECB held interest rates steady on April 21, 2026 to combat which specific economic pressure? Options A. Housing bubbles, B. Energy-driven stagflation, या C. Wage growth. इसका आंसर है B. एनर्जी ड्रिवन स्टैगफ्लेशन। यूरोप में हाई एनर्जी कॉस्ट्स की वजह से स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों थे, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड करना पड़ा ताकि इकोनॉमी क्रैश ना हो। Excellent decoding. तो इस टर्मिनल असेसमेंट के साथ ही हमारा स्लाइड डेक कवरेज कंप्लीट होता है। डेटा पॉइंट्स को सिर्फ फैक्ट्स की तरह मत देखिए, उनके पीछे का लॉजिक समझिए। सही कहा। जब मैक्रो इम्पैक्ट समझ आ जाता है, तो फैक्ट्स खुद ब खुद याद हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अब सेशन को रैप अप करने से पहले मैं एक थॉट आप सबके दिमाग में छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, एक तरफ हम मत्स्य 6000 बनाकर समुद्र के 6 किलोमीटर डीप हिस्से में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं। एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस, एग्जैक्टली। तो क्या अगले 10 सालों में इंडिया केवल एक डेवलपिंग नेशन रहेगा, या ग्लोबल टेक और रिसर्च का नया मक्का बन जाएगा? इस पर्सपेक्टिव पे जरूर सोचिए। आज के डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारी मेहनत और इस डीप एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए।